हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो क्लास आप सभी का है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग देखने वाले हैं टेस्ट नंबर आपका 34 और इसमें हम लोग देखेंगे 75 प्रश्न। अभी तक आपका 33 टेस्ट हो गया है और 33वां टेस्ट अगर नहीं देखे हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में सभी आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पर भी आपको सभी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कीजिए कैरियर परिवार। जी हाँ, CARER कैरियर परिवार, PARIWAR कैरियर परिवार लिखिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा और उसमें CP बाई मुकेश सर लिखा होगा, यानी कि कैरियर परिवार बाई मुकेश सर। और उसमें लगभग 900 से ज़्यादा लोग उसमें जुड़ चुके हैं, लगभग 1000 के आसपास हो चुका है। तो उसी को आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि आपको और भी आपको चैनल आ सकता है। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से। और आज दोस्तों हम देखने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट 75 सामान्य अध्ययन। इसमें आपको रीजनिंग भी हम करवाएंगे और आज आपको मैथ भी करवाया जाएगा। जी हाँ, तो कुछ प्रश्न हम रीजनिंग के देखेंगे, सामान्य अध्ययन के देखेंगे और मैथ के भी कुछ यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपको एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है और इसी प्रकार का एग्ज़ाम में आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर इतना आप करते चलते हैं हमारे साथ तो निश्चित रूप से आप इसमें सफलता पाइएगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए आपको तो इसके लिए आपको 351 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। इस नंबर पे पेमेंट करना है, फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से। आप पेटीएम कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और जो लोग पेमेंट करेंगे तो ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, इस पर आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का। वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, वीडियो सभी मिल जाएगा, नोट्स बहुत सारा आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आपकी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व थिएटर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व थिएटर दिवस यानी कि वर्ल्ड थिएटर डे, तो ये जो मनाया जाता है आपको 27 मार्च को मनाया जाता है। देखिए, आपको 1 या 2 दिवस ज़रूर पूछा जाएगा, है ना, तो आप याद रखिएगा ये मनाया जाता है आपको 27 मार्च को। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी आपको 1961 से, है ना। 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, 1961 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका दूसरा नंबर। देखिए, यहाँ पर हम करेंट अफेयर भी कुछ प्रश्न देखेंगे, समान अध्ययन का भी देखेंगे, है ना, और यहाँ पर मैथ भी देखेंगे, रीजनिंग भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम 75 प्रश्न देखने वाले हैं और ये वीडियो थोड़ा सा आज लंबा भी होने वाला है आपका। चलिए, दूसरा सवाल है कि गिलबर्ट एफ होंगवे को हाल ही में किस संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है? जी हाँ, वो कौन सा संगठन है जिसके 11वें महानिदेशक चुने गए हैं? कौन है वो? तो गिलबर्ट एफ होंगवे। ठीक है, तो गिलबर्ट एफ होंगवे जो है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के, है ना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ये चुने गए हैं आपको महानिदेशक, और ये 11वें महानिदेशक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं आपका। आरबीआई से प्रश्न आपको फिक्स है कि 1 या 2 सवाल आपको पूछा जाएगा आरबीआई से संबंधित। ठीक है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1935 में हुई थी, है ना, 1 अप्रैल 1935 को। 1934 के एक्ट के तहत 1935 में इसकी स्थापना होती है। 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है ना। वर्तमान में जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास हैं। कितने नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के गवर्नर हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो आपको महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास ने हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। जी हाँ, एक हब का उद्घाटन किया गया है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, और इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में किया गया, है ना। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा।
चलते हैं अगला आपका 4 नंबर प्रश्न है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021, जी हाँ, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी, ये क्वेश्चन जो है ना आपका छपने वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दुनिया की सबसे प्रदूषित जो राजधानी है दोस्तों, और ये लगातार चौथी बार ये मतलब कि इसको वायु गुणवत्ता में सबसे निचले पायदान पर रहा है, सबसे प्रदूषित राजधानी रहा है, और वो है अपने भारत की राजधानी दिल्ली। ठीक है सॉरी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि दिल्ली। दिल्ली जो है ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, और ये लगातार चौथे साल भी ये प्रदूषित ही आपका बना हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहर में दोस्तों 35 जो शहर है वो अपने भारतीय शहर है। सोच रहे हैं ना, अगर 50 शहर ले लिया जाए दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर, तो 35 शहर जो है वो आपका भारतीय हैं। यानी कि भारत की जो स्थिति है ना, यहाँ पर काफ़ी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है प्रदूषण के मामले में। यानी कि इतनी अंधाधुंध कटाइयाँ हो रही है पेड़ पौधे की लगातार, है ना, तो इसके वजह से यहाँ पर्यावरण काफ़ी प्रदूषित हो रहा है, और भी बहुत कारण है पर्यावरण प्रदूषित होने के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 5 नंबर कि नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021, जी हाँ, नीति आयोग का निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा पहले स्थान पर है। जी हाँ, तो ये देखिए सूचकांक वाला क्वेश्चन आपको एक आगो आपको पूछा जाएगा, है ना, कि ये सूचकांक में भारत कितने नंबर पर है ना। तो इसमें आपको जो निर्यात तत्परता सूचकांक है 2021 में पहले स्थान पर कौन सा राज्य आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गुजरात हो जाएगा, है ना, निर्यात के मामले में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निर्यात के मामले में। और ये नीति आयोग का ये सूचकांक है आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। और दूसरे नंबर पर किसका नंबर आएगा दोस्तों, तो पहला तो हो गया गुजरात और दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, दूसरा महाराष्ट्र आपको सजाने के लिए दे सकता है ना, दूसरा महाराष्ट्र है। और उसके नंबर आ जाएगा, तीसरा नंबर पर आ जाएगा कर्नाटक, चौथा नंबर है तमिलनाडु, और पांचवा नंबर है आपका हरियाणा। तो ये 5 राज्य आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं आपका 6 नंबर, कह रहा है कि किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022, जी हाँ, स्विस ओपन 2022 के महिला एकल खिताब जीत लिया है। जी हाँ, ये आपको महिला एकल खिताब जीत लिया है स्विस ओपन 2022 का। और किसने जीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पीवी सिंधु। जी हाँ, पीवी सिंधु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए पीवी सिंधु से एक आपको पूछा जा सकता है कि ये जो पीवी सिंधु है ये लगातार 2 बार दोस्तों 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रही है ये आपका पीवी सिंधु। और ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा बैडमिंटन, है ना, याद रखिएगा बैडमिंटन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर कि किस देश के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने एबेल पुरस्कार 2022 जीता है। जी हाँ, प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं ये, कौन, क्या नाम है इनका, याद रखिएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन, और इन्होंने एबेल पुरस्कार 2022 जीता है। और ये जो कहाँ कर हैं दोस्तों, तो ये हैं आपको अमेरिका के हैं। ठीक है, ये आपके अमेरिका के हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये टोपोलॉजी के विशेष रूप से इनके ज्यामितीय या बीजीय या फिर गतिशील पहलुओं में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर, कह रहा है कि किस राज्य द्वारा 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल छपेगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है। और जो बिहार है वो अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों, कब, तो 22 मार्च 2022 को बनाया है। तो आंसर हो जाएगा आपका अपना बिहार। देखिए बिहार 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो था बंगाल से अलग हुआ था, तो इसी वजह से हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस भी मनाते हैं 22 मार्च को। और 22 मार्च को कौन सा एक और दिवस मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, 22 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को मनाते हैं आपको पृथ्वी दिवस, है ना, याद रखिएगा पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। चलिए अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। डेली आपका 9 बजे से लाइव क्लास चलता है यूट्यूब पर, सभी लोग 9 बजे तैयार रहिएगा। कह रहा है कि हाल ही में प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब निम्न में से किसने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट है,
पूछ सकता है आपको ये क्वेश्चन। तो प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का आंसर नंबर ए, यानी कि कैरोलिना बिलावस्का, है ना, कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है आपको मिस वर्ल्ड 2021। और ये जो खिताब है दोस्तों, इसकी शुरुआत कब हुई थी मिस वर्ल्ड की? तो ये 1951 से आपको चल रहा है ना, 1951 से इसकी शुरुआत हुई थी और उस समय से अभी तक ये आपका चलते आ रहा है। ठीक है, चलते हैं आपका 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? जी हाँ, कैटलिन नोवाक जो है ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और वो किस देश की बनी है? चलिए जल्दी से इसका कमेंट में बॉक्स में आप लोग अपना अपना आंसर देते चलिए। आप लोग सब जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ, कमेंट करने से ना आपको थोड़ा सा याद हो जाएगा, थोड़ा सा उस पर आपका जोर पड़ेगा, है ना, तो इसीलिए मैं कहता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हंगरी हो जाएगा। आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की बनी है, उसका नाम क्या है? कैटलिन नोवाक। नेक्स्ट है आपका 11, गूगल ने, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब गूगल की बात आती है। गूगल ने अपने गूगल प्ले पास, जी हाँ, गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च कर दिया? एक सर्विस गूगल ने लॉन्च किया है, उसका नाम है गूगल प्ले पास, और ये जो सर्विस लॉन्च किया गया है ये अपना भारत में लॉन्च किया गया है। आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए ये जो सर्विस है गूगल प्ले पास की मदद से जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं, जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, है ना, उनके लिए ये आपका सर्विस है। और इसमें विज्ञापन जो है, अगर किसी ऐप को आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो बहुत सारा आपको प्रचार आते रहता है, तो उसमें जो ये आपको विज्ञापन है उसमें ये मदद करेगा आपको, है ना। इससे ये होता है कि बिना विज्ञापन वाले वो गेम खेल सकते हैं, बिना विज्ञापन वाले कोई ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से। चलते हैं अगला प्रश्न, आपका प्रश्न नंबर है आपका 12। प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेलों की मेजबानी निम्न में से किस देश को प्रदान की गई है? जी हाँ, 31वें दक्षिण पूर्वी एशियाई खेल का मेजबानी कौन करेगा? जी हाँ, तो इसका जो मेजबानी करने वाला है वो करने वाला है आपका वियतनाम। जी हाँ, कौन करेगा? तो वियतनाम इसका मेजबानी करने वाला है। देखिए ये जो आपका खेल है ना, ये आपको 21 से लेकर के 23 मई 2022 तक ये आपको वियतनाम में खेला जाएगा। और ये जो खेला होने वाला था 2021 में ही होने वाला था, लेकिन 21 में तो ज़बरदस्त कोरोना आ गया था, इसकी वजह से ये जो खेला है ये नहीं हो पाया था आपका, है ना। ये 2022 में वियतनाम में होगा आपका। चलते हैं अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? जी हाँ, करेंट अफेयर यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं। अब देखते हैं आपको कुछ बिहार से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार से संबंधित। चलिए, स्वामी सहजानंद हमेशा पूछा जाता है सहजानंद के बारे में, इनका संबंध किससे है बिहार से? तो क्या हो जाएगा आपका? इनका जो संबंध है दोस्तों वो बिहार के किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा ना बहुत बार पूछा गया है। इनका संबंध किससे है? तो किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्वामी सहजानंद ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी की थी और वे अखिल भारतीय किसान सभा के प्रमुख नेता भी थे, और उनका संबंध जो था बिहार के किसान आंदोलन से था आपका। ठीक है, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना भी किसने किया था? तो इन्होंने ही किए थे, स्वामी सहजानंद ने ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 14 नंबर कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला है। कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए, और वो भारतीय शब्द यहाँ पर लगा दिया गया है ना। अगर यहाँ पर भारतीय नहीं रहता तो आंसर दूसरा हो जाता, यहाँ पर भारतीय शब्द लगा दिया है तो आंसर दूसरा हो जाएगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो भारतीय मूल की भारतीय थी और पहली महिला ये अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। और ये कब बनी थी? तो याद रखिएगा 1925 में बनी थी। 1925 में हुआ था आपको 40वां अधिवेशन। कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था, है ना, याद रखिएगा कानपुर में हुआ था 40वां अधिवेशन कांग्रेस का, जिसमें इन्होंने अध्यक्षता के रूप में निभाई थी। और ये जो सरोजनी नायडू है ये आपको भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। जी हाँ, ये भी याद रखिएगा, सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी यही है। और ये जो मुख्यमंत्री के रूप में जो कार्यकाल इनका था 1947 से लेकर के 1949 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था आपको प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में। सॉरी मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल, है ना, और सॉरी निकल गया, राज्यपाल के रूप में ये काम की थी, है ना, मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल के रूप में। ठीक है, सरोजनी नायडू। चलिए, मुख्यमंत्री दूसरा थी, है ना, ये आपका राज्यपाल के रूप में सबसे प्रथम राज्यपाल ये थी महिला। और तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? सरोजनी नायडू। और देखिए अगर यहाँ पर महिला शब्द नहीं रहता दोस्तों तो अब क्या करते? महिला अगर नहीं रहता तो मारते आप एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला क्या थी, कांग्रेस की अध्यक्ष थी आपका। 1917 ईस्वी में ये बनी थी आपको कांग्रेस की अध्यक्ष। ठीक है, चलिए ये दोनों याद रखिएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर, ठीक है, कि हंटर कमीशन रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। कभी कभी जो होता है ना, कभी कभी कुछ ध्यान से कुछ अलग चीज़ दिमाग में चलते रहता है और कुछ गलत निकल जाता है ना। तो ये राज्यपाल थी, आप लोग गलत इसको मतलब राज्यपाल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी ये आपका। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। जी हाँ, तो विकास पर किस विकास पर विशेष जोर दिया गया था दोस्तों? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा, है ना। प्राथमिक शिक्षा पर इसमें काफ़ी जोर दिया गया था, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, हंटर कमीशन, और हंटर कमीशन जो था ये आपका 1854 वाला था आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 16 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? जी हाँ, भारत में पृथक निर्वाचक मंडल। देखिए, तो भारत में जो पृथक निर्वाचक मंडल हुआ था वो मार्लेमेंटो सुधार के द्वारा हुआ था, और ये 1909 ईस्वी में हुआ था। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, है ना। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा 16 का डी नंबर। इसको मार्लेमेंटो सुधार कहा जाता है 1909 में। अब इसमें क्या हुआ था ना कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इसमें की गई थी आपको। ठीक है, मुसलमानों के लिए 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जी हाँ, जयप्रकाश जो नारायण जुड़े हुए थे वो आपका किससे जुड़े हुए थे दोस्तों? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये जुड़े हुए थे, है ना। 1934 ईस्वी में, है ना, 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है, और ये जो स्थापना होती है इसमें जयप्रकाश नारायण थे, योगेंद्र शुक्ला थे, मीनू मसानी थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, ये सभी इससे जुड़े हुए थे आपको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। अगला है दोस्तों आपका 18 नंबर की भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, जब भारत का विभाजन हो रहा था 1946-47 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको जेबी कृपलानी। क्या हो जाएगा आपका? जेबी कृपलानी। देखिए, इसका जो कहानी ये है कि भारत विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और इन्होंने 23 नवंबर 1946 के मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे, और नवंबर 1947 तक इन्होंने अध्यक्ष के पद पर रहे, और इससे फिर बाद में इस्तीफा दे दिए। और जब ये इस्तीफा दिए थे जेबी कृपलानी, तो उनके बाद जो अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के वो थे आपको राजेंद्र प्रसाद, है ना। उनके बाद कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। 1947 में बने थे राजेंद्र प्रसाद, और 1946 में थे आपको जेबी कृपलानी। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रंटियर गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? देखिए, फ्रंटियर गांधी जो थे ना ये बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। ठीक है, फ्रंटियर जो गांधी हैं ये बहुत सारे नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं को जैसे कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां इनको कहते हैं, है ना। इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, बादशाह खां भी इनको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, फ़ख ये अफ़गान भी इनको कहा जाता है। तो इनका जो ओरिजिनल नाम था वो था आपका अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो ये 3-4 नामों से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, बहुत सारे नाम से ये जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 20 कि किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए, किस सभा का जो अध्यक्ष होगा उसका सदस्य नहीं होगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर राज्यसभा। यानी कि जो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं आपको उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, यानी कि जो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है ना। जैसे कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है तो दोनों सदन के जो सदस्य रहते हैं उनके द्वारा निर्वाचन किया जाता है, लेकिन वो फिर भी उनके सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, और ये जो किया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 89 के 1 और अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं आपका 21 कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? जी हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है ना, प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये जो प्रेस की स्वतंत्रता है आपका अनुच्छेद 19 के 1 के क में है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 के 1 के क में इसका व्याख्या किया गया है। देखिए,
इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि जो अनुच्छेद 19 से लेकर के जो 22 तक है ना, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक किसका वर्णन किया गया है, तो इसका स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया ना। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितने में है, तो 19 से लेकर के 22 तक है, और उसी में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है ना, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 19। ठीक है, अनुच्छेद 19 के 1 के क। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है, जी हाँ, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को किसको सौंपा जा सकता है, मतलब कि उसका निपटारा कहाँ होगा, तो उसका जो निपटारा होगा ना वो सर्वोच्च न्यायालय में होगा। ठीक है, कहाँ होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय में होगा। आंसर नंबर हो जाएगा सी। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद कितने में दोस्तों बताइए, तो अनुच्छेद 124 है ना, 12 का 4, तो याद रखिएगा 12 का 4 हो गया आपका उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अगर उच्च न्यायालय कह दिया जाए है ना, अगर उच्च न्यायालय कह दिया जाए तो हो जाएगा 214 है ना, उच्च न्यायालय अगर कह दिया जाए 214 और सर्वोच्च न्यायालय तो 124, तो ये चीज़ दोनों याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 23 नंबर। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है, जी हाँ, केंद्र सरकार की बात कर रहा है यहाँ पर। उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है ना, बताइए कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका मंत्रिमंडल सचिव। जो मंत्रिमंडल सचिव होता है यानी कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के ये प्रमुख होते हैं मंत्रिमंडल सचिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 24। देखिए भारत का जो महान्यायवादी है ना, ये बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था आपका। महान्यायवादी जो है अनुच्छेद कितने में है, तो 76 में, याद रखिएगा महान्यायवादी अनुच्छेद 76, कई बार आपको पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट है आपका 24 की पंचायती राज प्रणाली किस सूची में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए पंचायती राज जो प्रणाली है ये किस सूची में बात कर रहा है ना, किस सूची में है। देखिए 3 सूची हमारे संविधान में वर्णन किया गया है ना, आप 3 सूची का वर्णन है, एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो पंचायती राज जो प्रणाली है दोस्तों वो है आपको राज्य सूची में है ना। किस में रहेगा, पंचायत किससे संबंधित रहेगा, राज्य से ही रहेगा ना, केंद्र से संबंधित कहाँ से रहेगा, और दोनों में से समवर्ती भी नहीं रहेगा, तो राज्य सूची से आपका संबंधित है आपका पंचायती राज। ठीक है, चलिए तो आपका आंसर हो गया 24 का आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 7वीं अनुसूची में 3 सूची का वर्णन किया गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 25 कि भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, जी हाँ, जो भारत में पंचायती राज है वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण का, या लोगों की हिस्सेदारी का, या सामुदायिक विकास का, इनमें से सभी का। तो 25 का क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी का वो प्रतिनिधित्व करेगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है ना, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास, विकेंद्रीकरण, प्रतिनिधित्व, सभी चीज़ का ये करेगा, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 26, कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, जी हाँ, कौन सा जो विषय है वो पंचायती राज संस्था के अंतर्गत, इसके शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों। तो 26 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका न्यायिक पुनर्वीक्षण है ना। न्यायिक जो पुनर्वीक्षण है, न्यायिक पुनर्वीक्षण ये आपको पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्या क्या आता है, तो भूमि सुधारों का क्रियान्वयन आता है, निर्धनता निवारण कार्यक्रम के क्रियान्वयन आएगा आपका। न्यायिक जो पुनरीक्षण है ना, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है आपको सर्वोच्च न्यायालय की ये शक्ति है ना। ये किसकी शक्ति है, न्यायिक पुनर्वीक्षण सर्वोच्च न्यायालय की ये शक्ति है, ये पंचायती राज की शक्ति नहीं है आपका। नेक्स्ट है आपका 27 कि जिन प्याजे, जी हाँ जिन प्याजे, एक प्रश्न आपको आ गया यहाँ पर डीएलएड बीएड से भी आ गया कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना, कौन सा कथन यहाँ पर सही कह रहा है जिन प्याजे का। अब बताइए क्या हो जाएगा। ऑप्शन है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट प्रस्तावित किए हैं। बी है कि पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। जी हाँ, तो आंसर नंबर जो बी आपको दिया गया है ये आपका बिल्कुल ही सही है। यानी कि जो पियाजे जी बताए हैं कि पियाजे का मानना है कि जो संज्ञानात्मक जो विकास होता है बच्चों में वो निरंतर होता रहता है ना, ये चरणबद्ध हो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो वो क्या होते रहता है, तो निरंतर होते रहता है बच्चों का विकास, संज्ञानात्मक विकास। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। जी हाँ, तो सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से कहाँ होती है भारत में,
तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य हो जाएगा आपका 28 का क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर, है ना। 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नलकूपों से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 29 कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का जो प्रधानमंत्री है, यानी कि प्रधानमंत्री का जो पद है ये अनुच्छेद कितने में है? सबसे पहले ये जान लीजिए। तो प्रधानमंत्री का जो पद है ये अनुच्छेद 75 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो जो भारतीय संविधान है उसके 75 के 3 के अनुसार जो मंत्री परिषद होते हैं, है ना, जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, है ना। जो मंत्रीगण होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी आपको लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ आप याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, और मंत्री परिषद भी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होंगे, ठीक है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री है ना वो मंत्री परिषद का क्या है? प्रमुख है। मंत्री जितने हैं उसके प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख प्रधानमंत्री है। तो मंत्री भी आपको लोकसभा के प्रति हैं और प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 नंबर कि सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो कौन सा है? जी हाँ, वो सबसे छोटा जीव कौन है जो स्वयं विकास कर सकता है, प्रजनन कर सकता है? तो वो हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, है ना। वो हो जाएगा आपका माइकोप्लाज्मा, जो है सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर की महाधान। जी हाँ, महाधान यानी कि सुपर राइस किसने विकसित किया है? तो सुपर राइस जो विकसित किया गया है दोस्तों, यानी कि इस महाधान जो विकसित किया गया है इसका जो विकास हुआ है वो फिलीपींस में हुआ है ना। कहाँ हुआ है? फिलीपींस में हुआ है, और वहाँ फिलीपींस में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो याद रखिएगा फिलीपींस में है, ठीक है। कहाँ है? फिलीपींस में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और सिर्फ अगर पूछा जाए कि भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो वो है आपको कटक में, है ना। भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक। और कटक कहाँ है? तो वो है आपको उड़ीसा में, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस में है उसके जो प्रमुख है, उनके जो प्रमुख का क्या नाम है? तो प्रजनक डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश, डॉक्टर प्रजनक गुरुदेव सिंह खुश। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर। इन्होंने ही, इनके द्वारा ही दोस्तों ये महाधान का विकास किया गया था, ठीक है। GS खुश इनका शॉर्ट में नाम है, और इनका जो पूरा नाम है वो है डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा किया गया था। और इन्होंने वर्ष 1989 में, है ना, वर्ष 1989 में महाधान पर अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 32। सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। कह रहा है कि विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? जी हाँ, विटामिन डी में क्या पाया जाता है? देखिए विटामिन डी है ना, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। ये जो रेटिनॉल दिख रहा है ये आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये आपको बार बार पूछा जाता है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर में? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका यकृत, है ना। यकृत जो है ना ये मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यह हिपेटोसाइटस नामक विशेष कोशिका का ये बना होता है। और यकृत के ये अध्ययन को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। अगर ये भी पूछा जाए कि यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं, है ना, यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिपेटोलॉजी, है ना। क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी, ठीक है, हिपेटोलॉजी इसको कहते हैं।
अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर कि हमारे शरीर में अनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। जी हाँ, जो अनुवंशिकता की इकाई है इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको कहते हैं जीन, है ना। इसी को तो कहा जाता है, जीन कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और ये जो अनुवंशिकता क्या है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरण होता है ना। इसी को जीन कहा जाता है। जीन जो होता है ये जीवों के शरीर में अनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, सी यानी कि जीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 की लौंग जो होता है ना, लौंग आप लोग खाते हैं, है ना, गरम मसाला के रूप में, और ऐसे भी आदमी खाता है। तो ये पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है ना, लौंग जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। जड़ से होगा या फिर कली से होगा, फूल से होगा, कहाँ से होगा। तो लौंग जो प्राप्त होता है दोस्तों वो होता है आपका शुष्क पुष्प कली से होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी ने कि लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो शुष्क पुष्प कली से ये प्राप्त होता है आपका। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जानवर है वो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। निम्नलिखित में कह रहा है ना, ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक दिन तक रहने वाला जो जीव है वो कौन सा है बिना पानी पिए हुए, तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ना कि वो हो जाएगा ऊँट होगा, है ना। आपके दिमाग में यही आया होगा कि ऊँट होगा, लेकिन ऊँट नहीं है, ऊँट नहीं है, वो है कंगारू चूहा। वो क्या है आपका, कंगारू चूहा एक अलग चूहा होता है जो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए हुए रह सकता है। आपको आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 37 के निम्नलिखित विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। जी हाँ, संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है दोस्तों इथनोलॉजी। इसको कहते हैं इथनोलॉजी, यानी कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। इथनोग्राफी किसको कहते हैं बताइए, तो इथनोग्राफी किसको कहते हैं, तो इथनोग्राफी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए जब भी पढ़ने बैठिए ना मेरे साथ तो कॉपी कलम लेकर बैठिए, हम थोड़ा सा विस्तार में चलते हैं, है ना, हम थोड़ा सा विस्तार में चलते हैं ताकि आपकी ज्ञान क्या हो, तो ज्ञान थोड़ा सा और ज़्यादा वृद्धि हो। तो इथनोग्राफी जो कहा जाता है वो कहा जाता है यानी कि किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन को, है ना, किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को कहेंगे इथनोग्राफी। और इथोलॉजी किसको कहते हैं, तो मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहा जाता है। और एथिक्स किसको कहते हैं, तो नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन को एथिक्स कहते हैं। तो ये चारों ऑप्शन आप नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है आपको। चलते हैं नेक्स्ट आपका 38 कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, पायरोमीटर का प्रयोग हम क्या नापने के लिए करते हैं, तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों उच्च ताप को, है ना, छोटा मोटा ताप नहीं, आप घर का टेम्परेचर इसे नहीं नाप सकते हैं, उच्च टेम्परेचर को नापेंगे। जैसे सूर्य का जो टेम्परेचर है उसका नाप करेंगे हम किससे, तो पायरोमीटर से आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 39। और दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, इसकी तैयारी अगर आप अभी तक पूरी नहीं हो पाई है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको मात्र 351 रुपये का पेमेंट करना है। आपको सिर्फ एक बार 351 देना है, उसके बाद आपको जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए, यानी कि 25 जून एग्ज़ाम का डेट आप लोग का दे दिया गया है, तब तक आपको इसका PDF मिलता रहेगा, जो भी टेस्ट होता है उसका वीडियो मिलता रहेगा और उसका नोट्स भी आपको मिलता रहेगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगा, ठीक है। आप लोग हमसे जुड़िएगा कैसे, तो आपको इस नंबर पे, ये जो नंबर दिख रहा है 7857824310, इस पर गूगल पे, व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या पेटीएम या अमेजन पे कुछ भी आप ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप ले लेना है पेमेंट का, और उसको हमारे ये जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है 7857824310, इस पर आपको भेज देना है, ठीक है। जहां आपका एडमिशन हो जाएगा और वहां पर आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पीछे वाला भी मिल जाएगा और आगे वाला भी आपको मिलते रहेगा। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है कैरियर परिवार, तो इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं आपका 39 नंबर। चलिए प्रश्न है, कह रहा है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है। जी हाँ, मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें सक्रिय रसायन कौन सा होता है, एलिथ्रिन होता है या फिर एट्रोपिन होता है, तो क्या होता है इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इसमें जो रहता है एलिथ्रिन रहता है ना, एलिथ्रिन रहता है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका 40 नंबर, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध, जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था आपका, है ना, 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था आपका, ठीक है, 1914 से 1918 तक, ठीक है।
तो निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 14 से 18 में, उसमें किस रसायन का प्रयोग किया गया था, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो 40 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि मस्टर्ड गैस का उसमें प्रयोग किया गया था। जी हाँ, जो मस्टर्ड गैस होता है ना, ये अगर मस्टर्ड गैस अगर वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तो आपके शरीर के ऊपर बड़े बड़े फोले निकल आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के गैस का उपयोग किया गया था आपको प्रथम विश्व युद्ध में, ठीक है। चलिए, इसका जो रासायनिक होता है, रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा मस्टर्ड गैस का डाईक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, डाईक्लोरो डाईएथिल सल्फाइड इसका रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है कि मृत मछली, यानी कि मछली मर गई है, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होता है? तो इससे जो आप देखते हैं ना, जब सड़ी हुई मछली जब गमकती है तो कितना बदबू मारता है ना, तो ये जो दुर्गंध है ये किस यौगिक के कारण होता है आपका? तो 41 के हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि अमीनो अम्ल यौगिक की वजह से ये होता है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपका 42 नंबर प्रश्न करा है कि प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जी हाँ, प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होगी दोस्तों? तो 42 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि पॉलीएथिलीन होता है ना, पॉलीएथिलीन गैस इससे निकलती है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 नंबर की पानी का शुद्धतम रूप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पानी का शुद्धतम रूप, जो वर्षा होता है ना, जो वर्षा का पानी होता है ना, वो जल का शुद्ध रूप होता है, ठीक है। वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा का पानी जो होता है, ये जल का शुद्ध रूप होता है। और इसका जो पीएच मान होता है ना, इसका पीएच मान पूछा जाता है, तो जब शुद्ध जल रहेगा तो उसका पीएच मान रहेगा 7, अगर वो क्षारीय रहेगा तो 7 से ज़्यादा रहेगा, अगर वो अम्लीय रहेगा तो 7 से कम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 44 नंबर कह रहा है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होगा? जी हाँ, जल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करें तो उसमें बना सोडा वाटर क्या होगा? तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, है ना, अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर। हम लास्ट में यहाँ पर मैथ और रीजनिंग भी देखने वाले हैं, तो आप लोग को भागना नहीं है, आप लोग को बने रहना है, ठीक है, क्योंकि मैथ रीजनिंग भी आपको 10-12 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो धीरे धीरे करके उसको भी हम कंप्लीट करते चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक यानी कि लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं? जी हाँ, तो स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं, वो क्या चीज़ है? तो 45 का हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप होता है ना। ग्रेफाइट क्या है? तो कार्बन का शुद्ध क्रिस्टलीय अपरूप होता है और ये स्नेहक के रूप में कार्य किया जाता है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर की ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जी हाँ, तो पीतल के जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर देखिएगा तो परत चढ़ाया हुआ रहता है, और वो जो परत होता है वो किस चीज़ का होता है? तो वो होता है रांगे की, है ना, रांगा का उसमें परत चढ़ा रहता है, उसको टीन भी कहा जाता है ना, रांगा का उसके ऊपर परत चढ़ाया जाता है। टीन का जो रासायनिक संकेत होता है वो SN होता है, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक आपको 50 होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 47 नंबर, करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है? जी हाँ, रेडियो एक्टिव नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 47 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। देखिए, रेडियो एक्टिव तत्व होने के लिए क्या होना चाहिए? तो रेडियो एक्टिव होने के लिए जिसका जो परमाणु क्रमांक है वो 80 से ज़्यादा होना चाहिए। 80 से अगर ज़्यादा है परमाणु क्रमांक तो वो रेडियो एक्टिव तत्व होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो जर्कोनियम है इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 40 है, इसी वजह से ये रेडियो एक्टिव नहीं है। लेकिन एस्टेटाइन हो गया, फ्रेशियम हो गया और ट्रिटियम हो गया, ये जो सभी हैं इनका जो परमाणु क्रमांक है वो आपका ज़्यादा है। फ्रेशियम जो है आपका इनका 87 है, ट्रिटियम का आपका भी आपका 80 प्लस है और इनका भी 80 प्लस है, इसके वजह से ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा था ना, तो ये आपका जर्कोनियम, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर जर्कोनियम, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 40 है, बाकी सबका 80 से ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका 48 नंबर, कह रहा है कि CT स्कैन। जी हाँ, CT स्कैन का प्रयोग में लाया जाता है। CT स्कैन का प्रयोग आप लोग भी करवाए होंगे, है ना, जब तबीयत खराब होता है, बीमार पड़ते हैं लोग, हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर CT स्कैन होता है, ठीक है, तो वही है आपका CT स्कैन। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है ना, एक्सरे
इसको आप कह सकते हैं एक्सरे। इस प्रकार एक प्रकार का होता है, पूरे बॉडी का सीटी स्कैन किया जाता है उसमें, है ना। सीटी स्कैन या कंप्यूटर टेमोग्राफी इसको भी कहते हैं। तो ये भी एक विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी जो अंग हैं हमारे उसको देखा और रोगों का इसमें पता लगाया जाता है सीटी स्कैन से। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर। 49 कह रहा है कि एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का बना जहाज पानी में तैरता रहता है। जी हाँ, तो ये तो क्वेश्चन आप बहुत बार पढ़े भी होंगे और साइंस में हमेशा इसका जिक्र होता है कि एक जो सुई होता है ना वो डूब क्यों जाता है, एक जो लोहा का जो बना हुआ जहाज है वो तैरते क्यों रहता है। तो इसका मेन कारण क्या होता है दोस्तों, तो मेन कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुई की अपेक्षित घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए गए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, इसकी वजह से वो डूब जाता है। आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 नंबर। हम लोग अर्धशतक लगा चुके हैं। कह रहा है कि एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका क्या कारण है। जी हाँ, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल जो होता है ये अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, इसका कारण है, इसका कारण क्या है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो 50 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा है, इसके वजह से ये ज़्यादा अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है आपका। नेक्स्ट है आपका 51 नंबर। चलिए आपका यहाँ पर देखिए मैथ आ गया है ना, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, छोटा करके इसको मैं थोड़ा सा, दिख रहा है आप सभी को। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का मैथ वाला सवाल। अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करता हूँ। ये है आपका 51 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसको अभी बनाते हैं। कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 2, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप सुधार लीजिएगा, यहाँ 2 नहीं 21 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है 21 है, इसको 21 कर लीजिएगा। 8 संख्याओं का औसत कितना है 21 है, यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया है तो यहाँ पर कर लीजिएगा 21 है। तो इसको बनाएंगे कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 21 है और यदि प्रत्येक संख्या में 8 से क्या कर दिया जाए, गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत कितना होगा। यहाँ पर देखिए एवरेज से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन फिक्स है कि एवरेज से आपको पूछा ही जाएगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, 8 संख्याओं का औसत सबसे पहले क्या कह दिया 21 है, तो 8 गुने 21 निकल जाएगा आपका, है ना। और क्या कह रहा है कि इसमें 8 से गुना किया जाता है, इसमें क्या किया गया 8 से गुना कर दिया गया, जैसे जैसे कहते जाता है वैसे वैसे करते चलिए। अब कह रहा है तो नए सेट का औसत कितना होगा, तो नया सेट का औसत कितना होगा, 8 से इसमें भागा दे देंगे, है कि नहीं। 8 संख्या है ना, तो 8 संख्या का औसत कितना था 21 था, और कह रहा था कि इसमें सब में 8 से गुना कर दिए तो 8 से गुना कर दिए, और फिर कह रहा है कि इसका नया औसत क्या होगा, तो 8 से हम भागा दे देंगे। अब जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा, तो ये 8 से ये 8 कट जाएगा, तो 21 अठी कितना होता है, 21 अठी होता है 168, 21 अठी कितना होता है 168 होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका 168, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 8 संख्या का औसत 21, 8 गुने 21 निकल गया आपका। और क्या कह रहा था कि प्रत्येक संख्या में 8 से गुना किया जाता है, तो प्रत्येक संख्या में क्या किया 8 से गुना कर दिए। कह रहा है नया सेट का औसत कितना होगा, तो नया सेट का औसत निकालने के लिए इसमें 8 से भागा दे देंगे, तो 8 से भागा दे दिए। अब ये 8 से ये 8 कट गया, 21 अठी 68 से 168 आंसर इसका आ गया। ठीक है, चलिए हम 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। नहीं समझ में आएगा इसको 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा था कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है और ... 25 है, तो इसका औसत कितना होगा। आप इसमें देख रहे हैं ना, आप इसमें क्या देख रहे हैं, 1 क्या है आपका विषम संख्या, 3 क्या है विषम, 5 विषम, 7 विषम, 9 विषम, 11 विषम, है ना। ये विषम संख्या दिख रहा है आपको, 1 3 5 7 9 11, है ना। इसी तरह से कहाँ तक जाएगा 25 तक गया आपका। ठीक है, कहाँ तक गया 25 तक गया आपका। तो इसको इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछा जाए आपको, है ना, विषम संख्या का अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि इतने संख्याओं का औसत कितना होगा, और इसका औसत भी पूछा गया है ना, तो 25 पद तक संख्या का औसत कितना होगा। तो इसको निकालते कैसे हैं, देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि n पदों तक, है ना, n पदों तक, ठीक है, n पदों तक विषम संख्या का औसत, n पदों तक विषम संख्या का योग, है ना, विषम संख्या का सिर्फ अगर योग पूछ लिया जाए, है ना, योग भी पूछा जाता है। n पद तक अगर दे दिया जाए, है ना, n पद तक मान लीजिए 25 तक दिया हो रहा था, अब पूछ लेता कि इसका योग कितना होगा, तो इसका योग जो निकलता है वो n स्क्वायर, सीधा कर दो कितना n स्क्वायर, तो जितना रहेगा उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, निकल जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा था तो इसका कितना हो जाएगा, n पद कितना है 25 है
है ना, 25 तक है। तो 25 पदों तक विषम संख्याओं का योग कितना निकल जाएगा दोस्तों? तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। अब 625 तो क्या निकल गया आपका? ये जो n पद तक जो संख्या है इसका क्या निकल गया? योग निकल गया। अब योग का फिर क्या निकालेंगे हम? औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे ना। तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? 25 से फिर इसमें भागा दे देंगे। तो 25 से इसमें भागा दे देंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 25 से होता है आपका 625। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 25 ही हो जाएगा। ठीक है, 25 पद तक कह रहा था, है ना, 25 नहीं 25 पद तक कह रहा है। ठीक है, ये जो 1 से लेकर के कहाँ तक गया है? 25 पद तक गया है। तो ये 1 से लेकर के 25 पद तक अगर इसको आप जोड़िएगा तो इसका जो विषम संख्या का जो औसत होता है, सॉरी विषम संख्या का जो योग होता है वो 25 के स्क्वायर होता है, यानी कि n का स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर 30 पद दे देता, मान लीजिए कि यहाँ पर 30 पद दे देता, तो 30 का स्क्वायर आप करते, है ना, 30 पद दे देता तो 30 का स्क्वायर करते, अगर 40 पद तक दे देता तो 40 का स्क्वायर करते। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो जितना देता आपको उतना का स्क्वायर कर देना है। तो इसका फॉर्मूला ही होता है n स्क्वायर। ठीक है, तो n स्क्वायर यानी कि 25 पद तक है तो 25 का स्क्वायर। अब इसका औसत पूछ रहा था तो 25 का स्क्वायर, इसको 25 गुने 25 हम 2 बार लिख देंगे। अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? संख्या कितना है? 25 को, तो 25 से इसमें भागा दे देंगे। अब 25 से 25 खत्म, तो बचा कितना? 25। आंसर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न चलते हैं। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक कंपनी के पास कितना है? 80 इंजीनियर है। जी हाँ, याद रखिएगा, एक कंपनी के पास क्या है? 80 इंजीनियर काम कर रहा है। कह रहा है कि यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या जो है कुल कामगारों की संख्या का कितना है? 40% हो, तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी? देखिए, यहाँ पर आपको पूरा एकदम विस्तार से अगर पढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। जो आपको अगर चैप्टर वाइज अगर पढ़िएगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास समय है नहीं। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम इसको चलते हैं। कह रहा है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। ठीक है, हम 80 लिख दिए, है ना। अब क्या कह रहा था कि यदि वहाँ इंजीनियरों की संख्या, इंजीनियरों की संख्या के बाद क्या दिया हुआ है? कॉमा दिया हुआ है ना। इंजीनियरों की जो संख्या है वो कह रहा है कि कुल कामगारों की संख्या, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल कामगार कितना है? x है। मान लीजिए कि कुल कामगार कितना है ना, कुल कामगार, मान लीजिए कि कुल कामगार जो है वो है x है। तो कुल कामगारों की संख्या का 40% जो है वो कि कौन है? तो वो आपका इंजीनियर है। समझ रहे हैं? कुल कामगार का 40% क्या है? तो इंजीनियर है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा आपको। x बराबर क्या निकलेगा? x बराबर अगर 40/100 को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 80 गुने 100/40 हम लिख सकते हैं। 80 गुने 100/40 लिख सकते हैं ना। जो 40/100 है इसको क्या किए हम? ये साइड ले आए। ठीक है, तो x बराबर इतना निकल जाएगा। अब ये 40 दूनी 80 आप काट सकते हैं, तो 100 दूनी कितना हो गया आपका? 200। 100 दूनी कितना हो गया? 200। और यही तो कामगार आपको पूछ रहा था, जो हम x माने थे, तो x निकल गया ना आपका 200, है ना। कितना कामगार था इसमें? 200 कामगार था। सिंपल, जो प्रश्न कह रहा है उसको करते चलिए। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा था कि 80 इंजीनियर है। फिर से एक बार देख लीजिए, 80 इंजीनियर है आपको, 80 इंजीनियर है। अच्छा, ये ऊपर चल गया ना, थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, 80 इंजीनियर है, तो 80 इंजीनियर बराबर कह रहा था कि जितने कामगार है, कामगार हम x मान लिए, उसका 40% जो है वो क्या है? तो इंजीनियर है। अब देखिए x बराबर क्या निकल जाएगा? जो 40/100 है इसको हम वो पट्टी लेके चल जाते हैं और x को हम इधर ले आते हैं। तो 80 गुने 100 बटा ये उलट जाएगा आपका, उधर जाएगा तो उलट जाएगा। अब 0 से 0 और 4 दूनी 8, तो 100 दूनी 200, तो 200 यहाँ पर कामगार काम कर रहे थे। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 नंबर। 54 प्रश्न क्या कर रहा था दोस्तों? 4x बराबर 18y। यहाँ पर पहले x और y का वैल्यू यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक है, 4x बराबर क्या है? 18y है। अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर x बटा y बराबर लिख सकते हैं। x यहाँ पर ही है, y को हम क्या ले आए? इसके नीचे ले आए, है ना, x बटा y ले आए। तो 4 कहाँ चल जाएगा? 4 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से मैं इसको करता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है, फिर से मैं करता हूँ इसको। ठीक है, 4x बराबर 18y। अब x बटा y को हम इसके नीचे ले आएंगे, है ना, y को यहाँ पर ले आए और 4 को इसके नीचे ले आएंगे। तो x बटा y बराबर कितना आ गया आपका? 18/4 आ गया। अब इसको आप काट भी सकते हैं, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। अब x का वैल्यू हो गया 9 और y का वैल्यू हो गया आपका 2। अब x का वैल्यू और y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। x का वैल्यू कितना है? 9 बटा y का वैल्यू कितना है? 2 माइनस 1, इसको आप निकाल दीजिए, है ना। 1/1 भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, है ना, इसके सोल्यूशन करने के लिए। तो 2 यहाँ पर LCM
एलसीएम आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7 और नीचे 2, तो 7/2 इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। समझ गए, 7/2 इसका आंसर हो जाएगा। एक्स वायु का यहाँ पर वैल्यू निकाल लीजिए पहले, ठीक है, एक्स वायु का यहाँ पर वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ पर आप सीधा इसमें आप पुट कर दीजिए x/वायु, यानी कि एक्स का वैल्यू हो गया 9, वायु का वैल्यू हो गया 2 -1, इसको आप सोल्यूशन कर दीजिए, आ जाएगा आपको 7/2। ठीक है, चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है आपका 55 नंबर। 55 प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या, है ना। ये जो प्रश्न है ना, इसको आप ऑप्शन से बनाइए। इसको किससे बनाना है, ऑप्शन से बनाना है। बहुत सारा ऐसा जो मैथ आपको देगा जो ऑप्शन से बनाइएगा खट से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से बनाएंगे। जो प्रश्न कह रहा है उसको आप करते चलिए, जो प्रश्न कह रहा है उसको सिंपल करते चलिए। कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है। जी हाँ, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या है ना। ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 2, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्शन में 2 अंक वाला सब संख्या है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगुना है। अब इकाई किधर होता है, इकाई इधर होता है, दहाई इधर होता है, सैकड़ा इधर होता है, ठीक है। तो इकाई से दुगना, तो इकाई से दुगना यह है, ऑप्शन खत्म। इकाई से ये दहाई दुगना है, खत्म। इकाई से ये दुगना दहाई है, ये भी खत्म। बचा कौन, तो ये आपका बचा। इकाई से जो इकाई है वो दहाई से दुगना है, तो ये आपका बिल्कुल है दुगना, है ना। इकाई के स्थान वाला अंक जो है दहाई के स्थान वाले अंक से क्या कर रहा है, दुगना है। तो दहाई के स्थान पर इसके ऑप्शन में क्या है, 2 है, और इकाई पर क्या है 4, तो इससे ये 2 गुना है कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। यही आपका, देखिए यहीं से निकल गया, तीनों ऑप्शन आपका कट गया है ना। ए कट गया, बी कट गया, आपका डी कट गया, बचा कौन, सी, और सी आपका आंसर आ गया। और आगे क्या कह रहा था उसको भी आप देख लीजिए। कह रहा है कि यदि उन दोनों अंकों के योग में 2 घटा जाए, इन दोनों अंक को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6। अब इसमें कह रहा है कि 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए कितना आ गया 4, तो उसका अंतर जो है उस संख्या के 1/6 के बराबर हो जाएगा, है ना। 6 चौक 24, यानी कि 1/6 के बराबर ये हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, है ना। 1/6 के बराबर हो गया ना, ठीक है। 1/6 के बराबर हुआ ना, यानी कि 24/6 करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, यानी कि 4 आ गया आपका, 4 = 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा। तो कुछ कुछ प्रश्न को आप ऑप्शन के द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 नंबर की, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त कब किया गया था। तो 56 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, आंसर नंबर क्या होगा बताइए जल्दी से। 56 का आपका आंसर क्या होगा, सभी लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए, ठीक है। तो 56 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 1917 में हुआ था सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग का नियुक्त। नेक्स्ट चलते हैं आपका 57 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की व्यवस्था की थी। जी हाँ, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, और रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट था इसकी जो स्थापना किया गया था वो किया गया था दोस्तों आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और ये कब किया गया था, तो 1943 में किया गया था। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। नेक्स्ट है 58 की, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ना। तो पहले भारतीय शब्द लगा दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको राजगोपालाचारी। आंसर क्या हो जाएगा, राजगोपालाचारी। अगर भारतीय नहीं रहता तो बदल जाता आपका, ठीक है। अगर भारतीय नहीं रहता तो क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, है ना। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। अगर यहाँ पर भारतीय रहेगा तो राजगोपालाचारी हो जाएगा, और भारतीय नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए जल्दी से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न अब देख लेते हैं आपका 59 नंबर। 59 कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर, संख्या, आकृति को यहाँ पर चुनना है। ये रीजनिंग है आपका, है ना। ये आपका क्या है, रीजनिंग है। चलिए, इस रीजनिंग का जवाब दीजिए। एक डॉक्टर है, और ये क्या है, स्टेथोस्कोप है, और मूर्तिकार है, और फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। देखिए, तो यहाँ जो आपको दोस्तों डॉक्टर है, डॉक्टर किस चीज़ से संबंधित होता है, तो डॉक्टर जो आपका संबंधित होता है वो होता है आपको स्टेथोस्कोप। डॉक्टर किसका उपयोग करता है, स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। लेकिन जब मूर्तिकार होता है तो मूर्तिकार किसका उपयोग करेगा, ऑप्शन में देखिए, निहाई का उपयोग करेगा, बिल्कुल नहीं। गणासा का नहीं, खुरपा का नहीं,
छेनी हथौड़ी का उपयोग करता है कौन? तो जो मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाता है वो छेनी का उपयोग करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा आपको छेनी। इस प्रकार का प्रश्न आपको रीजनिंग का पूछा जाएगा, फिक्स है। इस प्रकार के 1 से 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा आपको, ठीक है। दे देगा यहाँ पर, जैसे दे देगा आपको डॉक्टर, यहाँ पर दे दिया आपको स्टेथोस्कोप, है ना, तो यहाँ पर कुछ और दे देगा और यहाँ पर आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। और अगला जो प्रश्न है आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये जो सवाल है इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये जो मैं इसके लिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब ये आपको देखना है थोड़ा सा ध्यान से, जो जो कह रहा है वो आपको करना है। ये एक आपको वृत्त बनाना है। सबसे पहले एक वृत्त बना लिए। कह रहा है कि 5 लड़के, है ना, जो कह रहा है वो करना है। रीजनिंग का प्रश्न है और यहाँ पर 3 सवाल आपको ये रीजनिंग का दिया गया है ये वृत्त से। कह रहा है कि 5 लड़के ABCDE एक वृत्त में 3 लड़कियाँ FGH साथ बैठे हुए हैं। जी हाँ, 5 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हैं, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। जो बॉय है इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे और जो लड़की है उसके लिए हम माइनस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। जैसे कि ABCDE जो है इसके लिए हम प्लस यूज करेंगे और जो गर्ल्स है उसके लिए हम FGH, इसके लिए हम माइनस यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। एक वृत्त के चारों ओर बैठा हुआ है ना। जो इसका मुंह है, कह रहा है कि उन सभी का जो मुंह है वो किधर है? केंद्र की ओर है, यानी कि ये आपका केंद्र है और केंद्र की ओर इसका मुंह है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि ए एकमात्र लड़का है। चलिए मान लिया जाए कि ए आपको यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? लड़का है, तो यानी कि ये प्लस हो गया। कह रहा है कि ये एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच में बैठा है। ये क्या है? 2 लड़की के बीच में बैठा है। अब वो 2 लड़की कौन है ये आपको यहाँ पर अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि BE के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। ये जो है 2 लड़की के बीच में बैठा है। मान लीजिए 2 लड़की वो कौन है? मान लीजिए, है ना, 2 लड़की है आपका कौन कौन? तो FGH। टोटल 3 लड़की कौन कौन है? तो FGH 3 लड़की है, जिसमें से 2 लड़की जो है ए के बीच में बैठा है। मान लीजिए यहाँ पर H यहाँ पर बैठा दिए हम, H को माइनस लिख लिए और F को यहाँ पर बैठा दिए, तो इसको भी हम माइनस लिख दिए। ये दोनों लड़की बैठी हुई है किसके? ये दोनों, इसके दोनों के बीच में कौन है? तो A बैठा हुआ है। अब प्रश्न को आगे देखिए, यहाँ पर कौन छूट गया? तो एक G छूट गया है ना। G को दूसरे जगह बैठाना है और वो आगे प्रश्न पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि B E के बाएं को दूसरे स्थान पर है। B जो है E के बाएं को दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो हम B को मान लिया जाए कि यहाँ पर बैठाते हैं B, और B के क्या क्या कर रहा है कि B जो है वो E के बाएं, है ना, E के बाएं है। E मान लीजिए यहाँ है तो E के बाएं हो जाएगा। E का बायां इधर ही होगा ना। इसका अगर मुंह इधर है तो इसका बायां किधर होगा? इधर ही होगा। और दूसरा कह रहा है तो एक आदमी यहाँ है और दूसरा आदमी यहाँ है, तो B हो गया आपका यहाँ पर ही, ठीक है। और B क्या है? लड़का है, तो ये आपको प्लस हो जाएगा। और E क्या है? तो E भी आपको लड़का है, तो ये भी आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि F जो है वो H के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठी है। F जो है H के, F जो है F आपका देखिए यहाँ पर F यहाँ पर बैठा चुके हैं हम, है ना। तो F जो है वो H के दाएं, है ना, H के दाएं है, ठीक है। H के दाएं है ये, ठीक, बिल्कुल सही है। H के दाएं है। दूसरा है, ये भी आपको हम बैठा दिया गया है। अब कह रहा है जो A की पड़ोसी है, तो ये क्या? ये पड़ोसी भी है, ये भी सही है। कह रहा है कि C B के एकदम बाएं को है। C जो है B को एकदम बाएं को है, तो C हम यहाँ पर बैठा देंगे और B के एकदम क्या है? बाएं है। B का बायां होगा ना ये, क्योंकि इसका मुंह किधर है? इधर है, तो बायां इधर होगा आपका, है ना। इधर हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा B का, ठीक है। तो ये C होगा आपका यहाँ पर ही। तो C क्या है? तो C प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लड़का है C। अब यहाँ पर एक बच गया है, जो कौन बच गया है? D बच गया आपका। तो अच्छा, यहाँ पर D छूटा हुआ है ना। D आपको यहाँ पर कहीं पर आपको देना पड़ेगा। और आगे पढ़िए, इसमें और भी दिया हुआ है। B के पड़ोसी में एक लड़की है। जी हाँ, B के पड़ोसी में क्या कर दिया? एक लड़की है। और एक लड़की यहाँ पर देखिए छूटा हुआ था। जो लड़की कौन थी? वो लड़की थी आपकी G। अब G को यहाँ पर बैठा देंगे, है ना, क्योंकि B के पड़ोसी है G, तो G यहाँ पर हो गया। ये आपको लड़की हो गया, ये लड़की हो गया, और 3 लड़की बैठा दिए और एक D बच रहा था, तो D को हम यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। जो छूट रहा था उसको आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। D को हम अंदर बैठाते हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर सभी लोग बैठ गए हैं। कह रहा है कि B के पड़ोसी में एक लड़की था और ये जो है B के बाएं को तीसरा नंबर है। ये जो है B के बाएं को तीसरा, B के बायां 1 2 3, ये भी आपका, ये भी सही है।
बी के बाएं को तीसरा बैठा हुआ है, सही है। अब हम यहाँ पर सवाल पर चलते हैं। जी हाँ, तो 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि सी से घड़ी की दिशा में गिनती की जाए। जी हाँ, घड़ी कैसे घूमती है, घड़ी कैसे घूमती है दोस्तों, घड़ी कैसे घूमती है बताइए। घड़ी जो घूमती है वो ऐसे घूमती है, इसी प्रकार घूमती है ना घड़ी, इस प्रकार से घूमती है। तो कह रहा है कि सी घड़ी दिशा में गिनती की जाए तो सी और एच के बीच में कितने लोग हैं। तो सी यहाँ है और एच यहाँ है, तो इसके बीच में कितना है, 2 लोग हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सवाल जो है ना दोस्तों आपको फिक्स है कि एग्जाम में पूछा जाएगा, इस प्रकार का पूछा जाएगा, यही नहीं पूछा जाएगा है ना, इस प्रकार का आपको दे देगा, वृत्त दे देगा, उसमें 4-5 को लोग बैठा देंगे और आगे पीछे उसको सजा देंगे। तो उसको आप सबसे पहले क्या है, ये सजाना काम है, ठीक है। ये वृत्त में सभी लोगों को सजा गया, अगर ये अच्छे इस तरीके से आप सजा दिए तो 3 क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा था कि ई के संबंध में ए का स्थान कौन सा है। ई के संबंध में, अब ई कहाँ पड़ी है, तो ई है आपका यहाँ पड़ी, और इसके संबंध में ए कह रहा है। अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा कभी होगा 1 2 3, तो बाएं से तीसरा तो एक हो जाएगा, तो एक आपका गलत हो जाएगा है ना, ये गलत है ऑप्शन। एकदम दाएं, एकदम दाएं, ये भी गलत है। अब कह रहा था दाएं से तीसरा 1 2 3, बिल्कुल सही है, दाएं से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर, कह रहा है कि जी की दाईं बगल में कौन है। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है ना, अगर बोर्ड पे आपको समझाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे बोर्ड पर इस प्रकार के प्रश्न बताने के लिए, आज ही इसमें आप देख लीजिए है ना, आगे से हम कोशिश करेंगे कि बोर्ड पर ही आप लोग को बता दें है ना। जी के दाईं बगल में कौन है। जी हाँ, जी कहाँ पर ही है, तो जी आपको है यहाँ पर ही। तो जी के दाएं, दाएं कह रहा है तो दाएं बगल में कौन है, ई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए, जी के दाएं बगल में कौन है, ई है। तो देख लें यहाँ पर, देखिए सभी आंसर आपका बिल्कुल सही हो गया है ना, 60 61 और 62 यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 63 पर। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, इसको 1 बार 2 बार आप बनाइएगा, आपका बिल्कुल सही होगा है ना, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है 63 नंबर के दिए गए विकल्पों में से वह शब्द ढूंढिए जो निम्नलिखित अक्षरों से नहीं बन सकता है। ये भी आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा इस प्रकार का, ठीक है। तो एक नहीं बन सकता है, ये जो ये आपको एक सेंटेंस दे दिया है और इससे आपको ढूंढना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। अब देखिए ऑप्शन से छांटना है इसको, कह रहा है कि ऑर्नेमेंट, अब यहाँ पर देखना है कि ओ है, यहाँ पर मिलाना है ना, ORNA, यहाँ पर एम, यहाँ पर ई, यहाँ पर एन, यहाँ पर टी, ये वाला आपका ऑप्शन नहीं होगा। बी देख लीजिए, TERMINAL, टर्मिनल है। अब इसमें खोजिए TE है ना, TER हो गया, MINA। अब यहाँ पर देखिए एल एक वर्ड है ना, एल यहाँ पर वर्ड है और एल इसमें है ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, क्योंकि यही तो पूछ रहा था आपको कौन सा नहीं बन सकता है ना, कौन सा नहीं बन सकता है, तो बी नंबर इससे नहीं बनेगा क्योंकि एल इसमें नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत है। जी हाँ, तो वायुमंडल में जो सबसे अधिक गैस है दोस्तों वो है आपका नाइट्रोजन। कौन सा गैस है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है आपको वायुमंडल में वो है 78.08%। कितना है, 78.08% आपको नाइट्रोजन है आपका। ऑक्सीजन कितना है, तो 21% है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो 0.03% है, ठीक है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बहुत कम मात्रा में है ना, नहीं के बराबर है, बहुत कम मात्रा में है। अगला प्रश्न है आपका 65 कि किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है रबी फसल, ये जो ठंडी के दिनों में जो बोया जाता है ना, वो है आपका रबी फसल। तो रबी फसल की जो बुआई होती है, सबको पता है कि ये अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, और इसकी जो कटाई होती है वो याद रखिएगा मार्च अप्रैल। कटाई कब होती है, तो मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब देखिए कि जो रबी फसल है इसमें कौन कौन सी फसलें उत्पादन की जाती है, तो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, मसूर है, आलू है ना, ये सभी फसल आपकी प्रमुख फसल है आपको रबी फसल की। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि जो खरीफ फसल है, ठीक है, खरीफ फसल है ना, तो जो खरीफ फसल है, खरीफ फसल की बुआई कब होती है बताइए तो सभी लोग, खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो जून जुलाई में, याद रखिएगा जून जुलाई में होती है खरीफ फसल है ना, बुआई होती है जून जुलाई में और इसकी कटाई हो जाती है अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है, याद रखिएगा। और खरीफ फसल के प्रमुख फसलें कौन कौन है, तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तिल है, मूंगफली है। तो फसल से आपको फिक्स है कि 1-2 प्रश्न आपको पूछेगा ही पूछेगा, और जितना बता रहे हैं इसी में से पूछेगा आपको, ठीक है। तो आपके लिए इतना काफ़ी है, आपको बस जितना हम कर रहे हैं ना उतना करते चलिए, फिक्स है कि आपकी हो जाएगी रिजल्ट। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि जायद फसल, एक आप और फिर फसल देख लीजिए, जायद की फसल
है ना। तो जायद की जो फसल होती है इसमें इसकी जो बुआई होती है वो मार्च से लेकर के जुलाई तक चलती है आपको, है ना। मार्च से लेकर के जुलाई तक आपको चलता है आपको जायद की फसल। जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आप लगा सकते हैं? जायद की फसल को आप ग्रीष्मकालीन फसल भी कह सकते हैं। इसमें आप तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, भिंडी हो गया, है ना। बहुत सारे सब्जी इसमें लगता है, आपको टेंशन हो जाएगा आपका ये आपका इसका, ठीक है। तो जायद की फसल याद रखिएगा, खरीफ याद रखिएगा, और आपको रबी की फसल याद रखिएगा। तीनों प्रकार के फसलें को याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 66 की विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में कह रहा है ना। अगर यहाँ पर भारत में कहता तो क्या हो जाता? विश्व में कह रहा है तो हो जाएगा आपका नॉर्मन ई बोरलॉग, नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएगा आपको विश्व में। और ये कहाँ के थे? तो USA के थे आपको। अगर भारत में कहता है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हो जाता आपका MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत में MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? जी हाँ, तो बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में, है ना। कहाँ मिलेगा? उत्तराखंड। आप कभी जाइएगा तो वहाँ आपको मिलेगा बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर। ये जो है किस नदी के किनारे है? तो वो हो जाएगा आपका अलकनंदा, ठीक है। अलकनंदा नदी के किनारे हैं। देखिए जो हमारी गंगा नदी है, हमारी जो गंगा नदी है ये दो नदियों से मिलकर के बनी हुई है। एक तो आपको भागीरथी, है ना, एक आपको भागीरथी और दूसरी नदी है आपका अलकनंदा। तो ये दो नदियों के मिलने से बनी है आपको गंगा नदी, है ना। ये देवप्रयाग, है ना, याद रखिएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में जब ये दो नदी आकर के मिलती है, अलकनंदा और भागीरथी नदी, और यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो इसको नाम पड़ जाता है आपको गंगा नदी, देवप्रयाग से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं आपका 68 कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक, तो रबर अगर सबसे अधिक अगर बात करें तो वो होता है आपको केरल में। कहाँ होता है? केरल में होता है सबसे अधिक रबर भारत में। और कितना उत्पादन हुआ है दोस्तों? तो 75.68% जो है भारत में रबड़ का उत्पादन होता है आपको केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। और एर्नाकुलम आपको प्रसिद्ध है, कोट्टायम प्रसिद्ध है, कोझिकोड है, कोल्लम है। केरल है कहाँ पर? ये अगर मानचित्र में देखा जाए तो केरल आपको सबसे दक्षिणी मिलेगा, आपको ये वाला दक्षिण वाला राज्य ये है आपको केरल, ठीक है। केरल में एक प्रमुख जो नदी है वो है आपका पेरियार नदी, है ना। केरल की एक प्रमुख नदी है पेरियार नदी, और पेरियार एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, आपको केरल में पूछा जाता है, याद रखिएगा। साइलेंट वैली, याद रखिएगा साइलेंट वैली कहाँ है ना। साइलेंट वैली अगर पूछ लिया जाए तो वो भी है आपको केरल में, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में ही है। नेक्स्ट है आपका 69 नंबर कह रहा है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? जी हाँ, तो गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है इसको कहते हैं बांगर मिट्टी। मिट्टी जो होता है ना, ये जो आपको जैसे जलोढ़ मिट्टी होता है तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो आपको होता है खादर मिट्टी, एक होता है आपको बांगर मिट्टी। बांगर मिट्टी हम वैसे मिट्टी को कहेंगे जहाँ पर जो प्रत्येक साल जो होता है वो बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, यानी कि ये जो स्थान होता है ये ऊंचा स्थान होता है। ये क्या होता है? ऊंचा स्थान होता है, यहाँ पर प्रत्येक साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो ये जो बांगर वाला जो क्षेत्र होता है ना ये थोड़ा सा बंजर हो जाता है, यहाँ पर उत्पादन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जो खादर प्रदेश होता है यहाँ पर ही हर एक साल बाढ़ का पानी पहुँचता है, उसमें बहुत सारे आपको रासायनिक तत्व वहाँ पर मिलते हैं, तो इसी वजह से ये जो आपका मिट्टी होता है काफ़ी उत्पादक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 70 कि काली क्रांति, जी हाँ, काली क्रांति किससे संबंधित है? यहाँ पर बहुत सारे क्रांति हम अभी आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, तो बहुत सारे जो क्रांति है वो आपको बता देते हैं, आपको एक क्रांति आपको पूछ सकता है। तो काली क्रांति का जो संबंध है दोस्तों वो आपको कच्चा तेल उत्पादन से है ना। कच्चा तेल जैसे कि पेट्रोलियम वगैरह है ना, तो इससे उत्पादन इससे संबंधित है आपको काली क्रांति। और भी जैसे प्रमुख क्रांति है, जैसे कि आपको गुलाबी क्रांति पूछता है, एक गुलाबी क्रांति पूछा जाता है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा गुलाबी क्रांति, है ना। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो झींगा मछली, है ना, झींगा मछली खाए हैं, झींगा मछली से संबंधित है आपको गुलाबी क्रांति। और आपको प्याज से भी संबंधित है गुलाबी क्रांति, है ना। प्याज और झींगा मछली दोनों है गुलाबी क्रांति। एक पूछा जाता है नीली क्रांति, ठीक है, एक है आपको नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे है? तो मत्स्य से है, ठीक है, किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से है आपको नीली क्रांति। एक है आपको हरित क्रांति, तो हरित क्रांति किससे है दोस्तों? तो हरित क्रांति हो जाएगा आपको खाद्यान्न उत्पादन, है ना। हरित क्रांति हो जाएगा आपका खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। एक पूछा जाएगा आपको लाल क्रांति, है ना। तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको मांस उत्पादन और आपको टमाटर उत्पादन,
ठीक है, मांस और टमाटर हो जाएगा आपको लाल क्रांति। ठीक है, एक पूछेगा आपको पीली क्रांति, है ना, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली हो जाएगा आपको तिलहन से, है ना, पीली किससे हो जाएगा आपका, तिलहन उत्पादन से। तो ये 5-6 क्रांति आप याद रखिएगा, आपको फिक्स है कि ये वो पूछेगा, है ना। और ये चलिए अगला है आपको कि भील जाति कहाँ पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है भील जाति। तो भील जो जाति है ये आपको भारत के गुजरात में पाई जाती है ना, आंसर हो जाएगा आपका अच्छा गुजरात है। देखिए बहुत सारे राज्यों में है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया हुआ है गुजरात नहीं है। चलिए तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भी नहीं है। चलिए छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि जो भील जनजाति है ना ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, आंध्र में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, त्रिपुरा में है। तो बहुत सारे राज्यों में ये आपको फैला हुआ है भारत की जो भील जनजाति है ना, बहुत बड़ी जनजाति है आपको भील जनजाति। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन के अनुसार डी नंबर यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर। देखिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी के लिए दोस्तों इतना ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं, संडे हो या मंडे, है ना, डेली आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। तो आपको भी तो थोड़ा सा फर्ज बनता है ना कि आप लोग भी थोड़ा सा अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, है ना। जो आप सभी के लिए 351 रुपये का आपको रखा गया है, इसको थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें और आप लोग PDF लें, है ना, और PDF लेकर के आप और अच्छे तरीके से तैयारी करें, आपका रिजल्ट हो। हम तो ये चाहते हैं, दिन रात आप सभी के लिए ही लगे हुए हैं ताकि आप सभी का भला हो सके, है ना। चलिए तो हम देख लेते हैं 72 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए मेघालय जो है ना, मेघालय जो है ये आपको मेघों का घर इसको कहा जाता है। मेघालय, मेघालय को क्या कहते हैं, मेघों का घर। ये रहा हमारा भारत, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा भारत, और ये जो राज्य दिख रहा है यहाँ पर ही यही है आपको मेघालय, यही है आपको मेघालय। तो मेघालय में ही दोस्तों एक जगह है मासिन राम, नाम जानते हैं, सुने हैं, मासिन राम दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होने वाला जगह। 1150 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। दुनिया में सबसे अधिक कहाँ वर्षा होती है, तो ये मासिन राम, और ये कहाँ है, तो मेघालय में है। तो कह रहा है कि कौन सा पठार की बात कर रहा है। देखिए तो गारो, खासी और जयंतिया, 3 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है आपका मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो है ना दोस्तों, ये आपको पठार भी है, ये आपको जनजाति भी यहाँ पर रहती है ना। गारो खासी नामक एक जनजाति भी यहाँ रहती है, पहाड़ भी है आपको, और ये जो है कहाँ है, तो ये मेघालय में है। लेकिन जो भुवन है, भुवन जो पहाड़ियाँ हैं ना, ये आपको मेघालय में नहीं है। तो भुवन है कहाँ, भुवन है कहाँ, तो भुवन है आपको मिजोरम की पहाड़ियाँ, है ना। भुवन जो है ना दोस्तों ये मिजो हिल्स के भाग है आपका। भुवन है जो है वो आपका मिजोरम, मिजोरम जो है वो आपको एक मिनट मैं इसको फिर से थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए मिजोरम जो है ना ये वाला आपको दिख रहा है, तो ये है आपको मिजोरम राज्य। ये कौन सा राज्य है, ये है आपका मिजोरम, और जो भुवन की पहाड़ियाँ हैं वो मिजोरम से संबंधित है आपका, ठीक है। लेकिन जो गारो खासी जयंतिया है, गारो खासी जयंतिया, ये आपको मेघालय पठार से संबंधित है, ठीक है। ये कई बार आपको पूछा गया प्रश्न है। अगला है आपका 73 कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, रेशम, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है आपका चीन, है ना। चीन, है ना, रेशम मार्ग चीन से संबंधित था आपका, है ना, कनिष्क से संबंधित था, और ये व्यापार होता था पहले रेशम मार्ग के द्वारा, है ना। चलिए पढ़े होंगे आप लोग इतिहास में, तो ये हो जाएगा चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। चलिए एक पूछा जाता है दोस्तों सेरीकल्चर, है ना, सेरीकल्चर किससे संबंधित है बताइए। सेरीकल्चर जो है ये आपका रेशम उत्पादन से ही संबंधित है, सेरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। जी हाँ, तो ग्रीनलैंड किस देश का भाग है आपका। देखिए ग्रीनलैंड जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है। किसका अधिकार है, डेनमार्क का ये अधिकार है ग्रीनलैंड पर। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किस देश का भाग है, तो डेनमार्क का भाग है ना। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आज का लास्ट प्रश्न है 75 नंबर। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का चला प्रकाश समय लेता है। जी हाँ, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का जो प्रकाश का जो आने में समय लगता है वो 8 मिनट 19 सेकेंड लगभग लगता है, ठीक है। 8 मिनट 19 सेकेंड के लगभग यहाँ पर लगता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का 75 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में। और हमारा इसका PDF अगर लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 351 रुपये का एक बार आपको पेमेंट करना है। और जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको PDF नोट्स
वीडियो इत्यादि सभी चीज़ें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलते रहेगा। तो यहाँ से आप पेमेंट कैसे कीजिएगा, तो पेमेंट करने के लिए आप गूगल पे कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, अमेजन पे कर सकते हैं, और इस नंबर पे करना है आपको 7857824310। और आपको जो लोग पेमेंट करेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हमारे व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है 7857824310, इसी पर आप भेज देंगे। दोस्तों ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर परिवार, तो बिल्कुल आप लोग को इसको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है, लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। और सीटेट की भी क्लास चल रही है दोस्तों, तो जो लोग सीटेट का अगर तैयारी कर रहे हो, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत का, तो उनका भी क्लास अभी चल रहा है, उनका भी एडमिशन चल रहा है और क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसमें कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा दोस्तों आज का जो टेस्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट था आज का टेस्ट। और टेस्ट नंबर आपका 34 आपका हो गया है। कल हम लोग देखेंगे 35 नंबर टेस्ट। और कल का जो टेस्ट होगा दोस्तों उसमें हम लोग देखेंगे बीएड से संबंधित, है ना, बीएड और डीएलएड से संबंधित हम कल प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो कल का भी टेस्ट आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएड डीएलएड से संबंधित, जिसमें हम लोग देखेंगे 75 महत्वपूर्ण प्रश्न कल। ठीक है, उसका डिस्कशन भी हम लोग वहाँ पर करेंगे। तो आज हो गया सामान्य अध्ययन, रीजनिंग, मैथ। आपको कैसा लगा जरूर से जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आपको ये बता दिया गया है कहाँ से आपको कैसे जुड़ना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर कल इसी समय 9 बजे रात्रि में। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुभ रात्रि।